और वह अदृश्य आत्मा बोली, बेटा तू डर मत, मैं लंगोटिया बाबा हूँ, तेरा तंबाकू खाने आया हूँ। बहुत पुरानी बात है, पुरवा नामक एक गांव था जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में ग्वालों की अधिकता थी और सभी ग्वालों के पास खूब खेतीबाड़ी थी और साथ ही सबके दरवाजे पर 10-20 गाय बैल बंधे हुए दिख जाते थे। इस गांव में मात्र एक घर सुखीराम पंडित जी का था। सुखीराम पंडित जी पूजा पाठ करके कथा पोथी बाँचकर अपने घर का खर्च चलाते थे। आसपास के गांव में उनका काफ़ी सम्मान था। वे भले धनी नहीं थे, पर गांव का हर धनाढ्य आदमी उन्हें सम्मान की नज़रों से देखता था। आज तो इस गांव का अस्तित्व समाप्त हो गया है, क्योंकि कालांतर में यह गांव नदी में समा गया था और इस गांव के लोग आसपास के गांव में बस गए थे। इस गांव में एक बहुत धनी मानी राम बाबू नामक ग्वाला थे, जिन्हें पूरा गांव सम्मान से चौधरी जी कहा करता था। चौधरी जी के पास काफ़ी खेतीबाड़ी थी और काफ़ी अच्छा अनाज भी उगता था। साथ ही चौधरी जी के यहाँ 4-5 जोड़ी बैल और एक अच्छी गाय भी थी। चौधरी जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, सबकी परवाह करते तथा ज़रूरतमंदों की मदद भी करते थे। पर चौधरी जी के 4 बेटों में से मझला बेटा काफ़ी घमंडी था। उसे अपने धन बल का बहुत अभिमान था। वह गांव के लोगों को हीन नज़रों से देखता था और रह रहकर कमज़ोरों पर जुल्म भी किया करता था। समय कब करवट बदल दे, कब कौन सी घटना घट जाए, कहा नहीं जा सकता। समय राजा को रंक तो रंक को राजा बना देता है। एक बार की बात है कि पंडित जी किसी जरूरी काम से अपने किसी रिश्तेदारी में जाने वाले थे। उसी दिन चौधरी जी के यहाँ सत्यनारायण की कथा होनी थी। चौधरानी ने अपने मझले बेटे से कहा कि जाकर पंडित जी को बुला लाओ। चौधरी का मझला बेटा अकड़ते हुए पंडित जी के दरवाजे पर पहुंचा और पंडित जी कहकर आवाज़ लगाई। पंडित जी घर में से बाहर निकले और पूछने लगे कि क्या बात है। चौधरी के उस मझले बेटे ने कहा कि पंडित जी अभी आपको मेरे साथ मेरे घर चलना है, क्योंकि सत्यनारायण की कथा करवानी है। पंडित जी ने अपनी असमर्थता जताई और कहा कि आज तो मैं एक ज़रूरी काम से एक रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। हाँ, कल मैं सुबह आपके यहाँ कथा वाँचने के लिए ज़रूर पहुँच जाऊँगा। पंडित जी की असमर्थता की बात सुनकर वह चौधरी पुत्र गुस्से में आ गया और कहने लगा कि पंडित जी आपको हर हालत में कथा वाँचने चलना ही होगा। पंडित जी जितनी बार अपनी असमर्थता जताते, उतना ही वह चौधरी पुत्र गुस्से से भर जाता। उसने पंडित जी की मनाही को अपने सम्मान का प्रश्न बना लिया था। अंत में तैस में आकर उस चौधरी पुत्र ने पंडित जी को बुरा भला भी कहा, साथ ही यह भी कहा कि देखता हूँ आप किस रास्ते से जाते हैं, मारकर हाथ पैर तोड़ दूंगा। गांव के कुछ और लोग इकट्ठे हो गए और चौधरी पुत्र को शांत कराने लगे, पर वह बोलता ही रहा। इतने में पंडित जी का पुत्र, जो लगभग 18 साल का था, घर में से निकला और उस चौधरी पुत्र को उल्टा पुल्टा बोलने से रोकने लगा। अब क्या, देखते ही देखते उस चौधरी पुत्र का गुस्सा और बढ़ गया। अब तो चौधरी पुत्र और ब्राह्मण कुमार में मारपीट शुरू हो गई। पंडित जी हाथ पैर जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे, पर वह चौधरी पुत्र नहीं माना। बाद में गांव वालों के मान मनोबल से झगड़ा शांत हुआ। पंडित जी रिश्तेदारी में न जाकर उस चौधरी के यहाँ गए और बेमन से सत्यनारायण भगवान की कथा बाँची। चौधरी जी ने थोड़ा अपने पुत्र को डांटा, पर पंडित जी से भी कहा कि उन्हें भी एक ही बुलावे पर कथा वाँचने आ जाना चाहिए था। इधर पंडित जी के पुत्र को भी मारपीट में चोट लग गई थी। इस घटना के बाद से पंडित जी काफ़ी टूट चुके थे और उदास रहा करते थे। खैर, धीरे धीरे करके 4-5 महीने बीत गए। पंडित जी के मन का घाव थोड़ा कम हो गया था और वे कथा पोथी बाँचने के लिए फिर से गांव में जाने लगे थे और साथ ही साथ उनके पास जो थोड़ी सी खेतीबाड़ी थी उसे भी मेहनत से करने लगे थे। एक बार की बात है
कि आषाढ़ का महीना था और पंडित जी गांव से दूर एक बगीचे के पास खेत में पहुंचकर अपनी फसल काट रहे थे। फसल काटते समय उन्हें तंबाकू खाने की इच्छा हुई और वह तंबाकू बनाने लगे। तंबाकू खाने से पहले उन्होंने थोड़ी सी तंबाकू वहीं बगीचे में रहने वाले लंगोटिया बाबा को चढ़ा दी। दरअसल पास के उस बगीचे में आम, महुआ और पीपल के कई सारे पेड़ थे। इन्हीं पेड़ों के बीच में एक श्रीफल का पेड़ भी था, जो लंगोटिया बाबा का स्थान यानी थान माना जाता था और गांव के लोग समय समय पर उस श्रीफल के पेड़ पर रहने वाले लंगोटिया बाबा की सेवा में जेवनार, जनेऊ आदि चढ़ाया करते थे। और साथ ही गांव के कुछ लोग कुछ मनौती पूरा होने पर या मनौती पूरा होने के लिए इस श्रीफल के पेड़ पर लाल लंगोट बांध दिया करते थे। ये लंगोटिया बाबा बहुत ही जगता माने जाते थे। तंबाकू चढ़ाकर खाने के बाद पंडित जी फिर से फसल काटने में लग गए। कमजोर शरीर के चलते वे फसल काटते काटते हाँफने लग जाते और बार बार आराम करने के लिए खेत से निकलकर मेड़ पर बैठ जाते, क्योंकि उनके लड़के की तबीयत खराब चल रही थी। पंडित जी खेत की मेड़ पर बैठकर सोचने लगे कि काश उनके लड़के की तबीयत ठीक होती तो उन्हें यह फसल नहीं काटनी पड़ती, क्योंकि उनका लड़का यह सब काम खुद ही कर दिया करता था। अभी पंडित जी मेड़ पर बैठे उदास मन से यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने लाल लंगोट पहने हुए और कांधे पर मोटा जनेऊ लटकाए हुए एक 9 फुट्टा दिव्य आत्मा प्रकट हो गई। उस आत्मा के शरीर से निकलती अद्वितीय आभा बहुत ही आकर्षक और दिव्य थी, पर उस आत्मा को देखते ही पंडित जी थोड़ा डर गए। पंडित जी को समझ में नहीं आया कि क्या करें। पानी से भीगे पंडित जी का शरीर पसीने से और भी भीग गया। वे मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। अचानक उस दिव्य आत्मा की आवाज़ गूंजी, पंडित डर मत, मैं तो लंगोटिया बाबा हूँ, तेरा तंबाकू खाने आया हूँ। तेरे दुख से मैं भी बहुत दुखी हूँ। तेरा लड़का मेरा बहुत बड़ा भक्त था, प्रतिदिन मेरे थान की सफाई करता था। उसके साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, परंतु तू अब निश्चिंत हो जा, मैं तेरी पूरी सहायता करूँगा। इतना कहने के साथ ही उस दिव्य आत्मा ने वहीं खड़े खड़े कहा कि चलो जी, तुम लोग देखते क्या हो, पंडित जी की फसल काटो। पंडित जी तो अवाक होकर मेड़ पर बैठे ही रहे। तभी क्या देखते हैं कि कुछ अदृश्य आत्माएं, विकराल आत्माएं जो भूत प्रेत थीं वहाँ प्रकट हो गईं और देखते ही देखते पंडित जी की फसल काटने लगीं और पूरी फसल काट दी। इन सब कामों में 10 मिनट भी नहीं लगे। पंडित जी हैरान परेशान यह सब देख रहे थे। दरअसल कुछ भूत प्रेत पंडित जी की फसल काट रहे थे और कुछ उसे इकट्ठा कर रहे थे। अजीब नज़ारा था। यह सब करने के बाद भूत प्रेत गायब हो गए और साथ ही लंगोटिया बाबा भी। अब तो पंडित जी को अपनी खेती बाड़ी का कोई काम करना नहीं पड़ता। लंगोटिया बाबा भूत प्रेतों से उनका सारा काम करवा देते थे। कहा तो यह भी जाता है कि भूत प्रेत मनुष्य रूप में आकर दिन रात पंडित जी के घर का काम भी कर देते थे। गांव वालों को बहुत ही ताज्जुब होता कि गांव के बहुत सारे लोग पंडित जी के घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटा रहे हैं। दरअसल ये भूत प्रेत आसपास के गांव के किसी व्यक्ति के रूप में आते थे। अब तो पंडित जी का लड़का भी थोड़ा सही होने लगा था और पंडित जी के कहने पर फिर से धीरे धीरे लाठी के सहारे लंगोटिया बाबा के थान पर जाने लगा था। नाग पंचमी का दिन था और पंडित जी का लड़का सुबह सुबह ही दूध लावा चढ़ाने के लिए अपने खेतों के साथ ही लंगोटिया बाबा के थान पर पहुंचा। अचानक उसे चक्कर आ गया और वह लंगोटिया बाबा के थान के पास ही गिर गया। कुछ समय बाद उसे होश आया तो क्या देखता है कि एक दिव्य आत्मा यानी लंगोटिया बाबा उसके पास बैठे हुए हैं। फिर क्या था, लंगोटिया बाबा ने उसे निडर बनने को कहा तथा साथ ही उस श्रीफल के पेड़ पर
टंगे लंगोटों में से एक लंगोट भी उतार कर दिया तथा कहा कि बेटा आज घर जाकर तू इस लंगोट को पहन। उस ब्राह्मण कुमार ने लंगोटिया बाबा का धन्यवाद किया और घर पर आ गया। घर पर आने के बाद उसने नमस्कार करके लंगोट पहना और फिर उसे पता नहीं क्या सूझा कि गांव के लोगों के साथ वह गांव के बाहर के मैदान में कबड्डी खेलने के लिए चल पड़ा। उस मैदान में कुश्ती का आयोजन भी किया गया था। गांव के वे ही चौधरी जी एक काठ कुर्सी पर विराजमान थे और साथ ही उनके लड़के भी लंगोट पहने हुए अखाड़े की मिट्टी को अपने शरीर पर मल रहे थे। कुश्ती शुरू हुई और पहली कुश्ती के लिए चौधरी का मजरा लड़का ही अखाड़े में जा खड़ा हुआ। उसकी कद काठी इतनी अच्छी थी कि किसी गांव वाले की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उससे दो दो हाथ कर ले। वह सांड की तरह अखाड़े में घूमता रहा और खुला चैलेंज देता रहा। इधर कुर्सी पर बैठे चौधरी जी मुस्कुराते हुए अपनी सफ़ेद मूँछों पर ताव देते रहे। अचानक वहाँ दर्शक बनी भीड़ को एक कौतूहल वाली घटना देखने को मिली। पंडित जी का वह कमजोर लड़का अखाड़े में पहुंचकर चौधरी पुत्र से दो दो हाथ करने के लिए बेताब नजर आ रहा था। अरे यह क्या! गांव के कुछ लोगों के साथ ही चौधरी जी ने मना किया कि बेटा अखाड़े से बाहर आ जा, कुश्ती लड़ना तेरे बस की बात नहीं है, तू बहुत ही कमज़ोर है, बेकार के जोश में होश मत खो। पर वह पंडित कुमार मानने को तैयार नहीं था। शेर की तरह गुर्रा उठा कि अब तो इस अखाड़े से दो दो हाथ करने के बाद ही निकलूंगा। चौधरी पुत्र हंसा और गर्व से बोला कि 4-5 महीने पहले ही तो तुझे घिसरा घिसरा कर मारा था, क्या वह सब तू भूल गया और अब मरने के लिए अखाड़े में आ गया? ब्राह्मण कुमार कुछ नहीं बोला और ताल ठोकने लगा। देखते ही देखते कुश्ती शुरू हो गई। कुश्ती शुरू होते ही ब्राह्मण कुमार में गजब की फुर्ती दिखने लगी। ऐसा लगने लगा कि वह कोई बहुत बड़ा नामी निपुण पहलवान हो। चौधरी पुत्र तो उसके सामने एकदम बौने नजर आने लगे, क्योंकि 2-3 मिनट में ही ब्राह्मण कुमार का शरीर लंबा चौड़ा हो गया था। उसके मटमैले पसीने से तर शरीर से अजब सी आवाज निकल रही थी। देखते ही देखते वह चौधरी पुत्र को पटककर उसकी छाती पर जा चढ़ा और गर्जन करने लगा। अरे यह क्या! वह तो चौधरी कुमार को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब क्या! अखाड़े में चौधरी के बाकी 3 पुत्र भी कूद पड़े और गाली देते हुए उस ब्राह्मण कुमार पर टूट पड़े। अरे क्या हो गया था उस ब्राह्मण कुमार को? मिनटों भी नहीं लगे और चौधरी के चारों पुत्रों को पछाड़ते हुए एक के ऊपर एक गांजकर ब्राह्मण कुमार एकदम ऊपर बैठकर फिर चित्कारने लगा। अब तो वहाँ भयावह भाग दौड़ की स्थिति बन गई। कुछ कमजोर दिल वाले वहाँ से भाग भी चले। त्राहिमाम मच चुका था वहाँ। गांव वाले कितना भी अनुनय विनय कर रहे थे, पर ब्राह्मण कुमार उन चौधरी कुमारों को छोड़ ही नहीं रहा था और चारों चौधरी कुमार अधमरा हो गए थे। फिर क्या था, चौधरी के कहने पर कोई व्यक्ति गांव की ओर दौड़कर पंडित जी को बुला लाया और फिर पंडित जी के सामने चौधरी जी गिड़गिड़ाने लगे। फिर पंडित जी के कहने पर ब्राह्मण कुमार ने चौधरी कुमारों को छोड़ा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद कई महीनों तक चौधरी के उन चारों कुमारों को बादाम छुआरा खाना पड़ा था तथा हल्दी वाला दूध पीना पड़ा था। उस ब्राह्मण कुमार ने बुरी तरह से चौधरी कुमारों को तोड़कर रख दिया था। इस घटना के बाद से उस ब्राह्मण कुमार की गणना जिले के नामी पहलवानों में होने लगी थी और वे उस लंगोट को पहनकर अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटा दिया करते थे। उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया और वे पहलवान शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन कुश्ती लड़ते रहे और कभी भी परास्त नहीं हुए। हाँ, पर साथ ही वे आजीवन उन लंगोटिया बाबा के थान की साफ सफाई करने के साथ ही उनकी पूजा करते रहे और इन पंडित जी के कई पुस्तकों की सेवा भूत प्रेत करते रहे और लंगोटिया बाबा की कृपा सदा इस परिवार पर, इन पंडित जी के वंश पर, कुल पर बनी रही।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।